नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलनों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल, लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। करमचंद गांधी पोरबंदर, बंकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगियों की सहायता के लिए उन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज का हित का ध्यान रखते थे। वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते हैं। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते हैं कि प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए तथा प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते। गांधी जी स्वयं कहते हैं कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते हैं और उन्होंने अग्निबाण कहा। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेल कर करता है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया। गांधी जी ने 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। जनवरी 1915 में भारत लौटे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी भाग लिया था। इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। ध्यातव्य है कि गांधी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में वर्ष 1901 में भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने बम्बई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून
1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी राजनीति के सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया था, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए उनका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण, बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों चंपारण आंदोलन बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20 भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अवाबों करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी थी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए।
इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य JB कृपलानी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रवींद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी। मालिकों के इस व्यवहार को इन्होंने गंभीरता से लिया तथा मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने तथा संघर्ष तेज करने के लिए इन्होंने खुद अनशन पर बैठने का फैसला किया। इनके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने पर राजी हो गए। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा किसानों के फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका स्वागत करते हैं और शुभकामनाएं चाहते हैं। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इन्हें वर्धा के एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था। वे वर्ष 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए तथा जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे तथा गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। चार्ल्स एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रवींद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे नवंबर में भी यहाँ आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि तथा वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर
एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो रहा हो या बाहर से। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिससे व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण और श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित ना हों। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज़ बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे।